एक सवाल आप सोचिए, पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट क्यों किया होगा? क्या जापान ने पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन लगा दिया? क्या जापान ने इंडिया को कोई नया मिसाइल सिस्टम दे दिया? या फिर सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इससे पहले सेम इशू पर चाइना भी ऑफिशियली रिएक्ट कर चुका है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एशिया की दो कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान दोनों को इंडिया और जापान की दोस्ती से प्रॉब्लम होने लगी? और क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी है या फिर इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बदलने की शुरुआत? आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान इतना गुस्सा क्यों है और इंडिया के लिए इसका स्ट्रैटेजिक मतलब क्या है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया जापान के रिलेशनशिप के बारे में। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई बार मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल होती है वर्ड्स। एक जॉइंट स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट या एक ऑफिशियल स्टांस या सिर्फ एक कंट्री के नाम का मेंशन कर देना, कभी कभी उसका इम्पैक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज से भी कहीं ज़्यादा होता है। रिसेंट इंडिया जापान के समिट के बाद एग्जैक्टली कुछ ऐसा हुआ। जापान और इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की गई और पाकिस्तान ने इसे लेकर ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर कर दिया। पाकिस्तान ने जापानीज एम्बेसडर को समन किया और अपना ऑब्जेक्शन ऑफिशियली रिकॉर्ड कराया। ये नॉर्मल डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये इस बात का सिग्नल था कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इंटरनेशनल नैरेटिव में धीरे धीरे उसके खिलाफ सारी की सारी बातें शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं लिमिटेड है। इस पिक्चर में चाइना भी आता है, अमेरिका भी आता है, इंडो पैसिफिक भी आता है और एशिया की चेंजिंग पावर डायनामिक्स भी दिखती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कनेक्शन आज हम समझेंगे वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं है, बल्कि एशिया के फ्यूचर का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का भी इशू है। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इंडिया जापान के रिलेशनशिप को। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, इंडिया और जापान इतने क्लोज कब हुए? अगर हम पिछले 20-25 साल पहले से देखेंगे तो इंडिया और जापान के रिलेशंस पहले जो थे वो प्राइमरली इकोनॉमिक थे। जापान इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाता, इन्वेस्ट करता था, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, डेडिकेटेड फिश कॉरिडोर, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ये सब जापानीज कॉर्पोरेशन का मेजर एग्जाम्पल था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में या देखा जाए तो पिछले एक डेकेड में रिलेशनशिप का कैरेक्टर जो है पूरी तरीके से बदल गया। अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सप्लाई चेन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन भी पार्टनरशिप का मेन पिलर बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडो पैसिफिक। आज इंडिया और जापान दोनों एक फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। दोनों कंट्रीज सी लेन्स की सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोनों कंट्रीज क्वाड का हिस्सा हैं और दोनों चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशन के को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और उसके खिलाफ हैं। ध्यान रहे, इंडिया और जापान ऑफिशियली चाइना को एनिमी डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक में चेंजिंग जो मिलिट्री बैलेंस है उसे नेचुरली दोनों कंट्रीज को क्लोज ला दिया है। इसी वजह से डिफेंस एक्सरसाइज बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है वो बढ़ा है, टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेशन भी बढ़ गया है, सप्लाई चेन पार्टनरशिप बढ़ी है और स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स भी बढ़े हैं। ये रिलेशनशिप आज सिर्फ ट्रेड पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। और इसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का लेटेस्ट सिंबल था इंडिया और जापान का रिसेंट समिट। आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या भारत और जापान के इस समिट में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जापानी पीएम तकाइची इंडिया में आई हुई थी। तो इंडिया और जापान का समिट हुआ और इस समिट के बाद दोनों देशों ने एक डिटेल्ड जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की। नॉर्मल मीडिया जो होती है वो हेडलाइंस देखती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो डिप्लोमेसी में असली स्टोरी होती है वो डॉक्यूमेंट के अंदर होती है। जॉइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन की गई, वायलेंस एक्सट्रीमिस्ट की भी कंडमनेशन की गई और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात की गई। साथ ही साथ रिसेंट टेररिस्ट अटैक की भी निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों को जस्टिस के कटघरे में लाने की कोशिश की गई। यानी जो भी पहलगाम में अटैक हुआ उसका मेंशन हुआ और उसके बारे में ये कहा गया कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्टेटमेंट में ये भी एम्फेसाइज किया गया कि यूनाइटेड नेशंस के लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, यानी कि जो लश्कर तैयबा हैं या जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, उनके नेटवर्क के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन बहुत ज़रूरी है।
इंडिया के लिए ये लैंग्वेज कोई नई नहीं है, इंडिया लगातार ये बात यूएन में और हर जगह उठाता है, लेकिन इस बात पे जापान का सहमत होना और इसी बात पे एक जॉइंट स्टेटमेंट दे देना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद का मानना था कि ये लैंग्वेज इंडिया और जापान मिलकर यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को धक्का लगेगा। इसी के बाद पाकिस्तान ने जापान के सामने अपना ऑफिशियल प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया है। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन एक और कंट्री थी जो इस डेवलपिंग पार्टनरशिप को बहुत ध्यान से देख रही थी और उस कंट्री का नाम है चाइना। और चाइना का रिएक्शन भी इक्वली इंटरेस्टिंग था। चाइना भी सेम बोल रहा था कि किसी भी देश के, किसी दो देशों की डिप्लोमेसी कुछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि वो तीसरे देश के खिलाफ लगे। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि इंडिया और जापान की जो पार्टनरशिप है वो कुछ इस तरीके से ना हो कि वो चाइना के खिलाफ लगने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर चाइना को इंडिया जापान के पार्टनरशिप से इतनी दिक्कत क्यों है, और पाकिस्तान का प्रोटेस्ट सिर्फ टेररिज्म तक लिमिटेड है या इसके पीछे इंडो पैसिफिक की बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स भी छुपी हुई है। चाइना की टेंशन, पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और इंडो पैसिफिक का बदलता हुआ पावर, ये सारा का सारा अगर एक साथ कंबाइंड करें तो चाइना को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इंडिया और जापान के इस रिलेशनशिप से। पाकिस्तान ने जापान के खिलाफ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ एक जॉइंट स्टेटमेंट से इतना परेशान हो गया या फिर इस प्रोटेस्ट के पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी छुपी हुई है। इसका जवाब समझने के लिए हम पाकिस्तान से पहले चाइना को समझेंगे। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो एक बात बहुत क्लियर नजर आएगी कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चैलेंज जो है वो आज सिर्फ अमेरिका नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक में बन रहा ये नए पार्टनरशिप्स हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया का इंडोनेशिया के साथ बढ़ता हुआ पार्टनरशिप, और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना को दिखती है वो है इंडिया और जापान। जापान ईस्ट एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी जो है वो है इंडिया, और दोनों डेमोक्रेसीज हैं और दोनों जो है वो मैरीटाइम पावर हाउस भी हैं। और अगर दोनों इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें तो चाइना को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यही वजह है कि बीजिंग इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और इसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। चाइना का कंसर्न सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन नहीं है, चाइना को इस बात से कोई दिक्कत या उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि ये दोनों मेजर एक दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, इनका इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़े, उससे चाइना को दिक्कत नहीं है। चाइना को दिक्कत है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से। चाइना को लगता है कि अगर क्वाड कंट्रीज, यानी कि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर क्वाड कंट्रीज यानी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को और डीपेन करते हैं, इन चारों के रिश्ते और मजबूत होते हैं और क्वाड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसके रीजनल इन्फ्लुएंस को चैलेंज मिल सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइनीज स्टेट मीडिया और चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले भी बार बार पोजीशन रखी है कि रीजनल पार्टनरशिप किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। यानी वो ये बोल रहे थे कि इंडिया और जापान को इस तरीके से दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो चाइना को थ्रेट दे रहे हों। ये लैंग्वेज चाइना पहले भी क्वाड के कॉन्ट्रैक्ट में भी बोल चुका है। पहले चाइना ये भी बोलता था कि क्वाड ऐसा ग्रुप न बन जाए जो चाइना के अगेंस्ट दिखने लगे, और इंडिया जापान का जो कॉपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी सिमिलर कंसर्न एक्सप्रेस करता है। और इससे ये बात तो सीधी दिख रही है कि चाइना जो है इंडिया जापान के इस रिलेशन से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। और अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का प्रोटेस्ट ऑफिशियली किस बात पर था? ऑफिशियली पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन इस बात पर उठाया कि इंडिया जापान जो जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ साथ पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया, यानी कि पाकिस्तान का मेंशन क्यों किया गया, और उससे पाकिस्तान की इमेज पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान का स्टैंड ये रहता है कि इंडिया उस पर जो भी आरोप लगाता है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए होता है। सो जो अगर पाकिस्तान को जब इंडिया की कोई बात को रिजेक्ट करना होता है तो बोलता है ये इनका पॉलिटिक्स का फायदा होता है, इसलिए हम पे ऐसा आरोप लगाते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया का स्टैंड ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है कि जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान जिन्हें सह देता है, उन सबको कहीं किसी न किसी तरीके से डिसमेंटल किया जाए। यहीं पर डिप्लोमेसी जो है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में मिलिट्री पावर ही मैटर नहीं करती, नैरेटिव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर ज़्यादा कंट्रीज किसी इशू पर एक लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें तो उसका डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए जापान और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट था टेररिज्म को लेकर, इससे पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बौखला गया। ये एक पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है
कि ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस्लामाबाद को टारगेट किया जा रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। आज इंडिया सिर्फ एक ब्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं करता, आज इंडिया साइमल्टेनियसली अमेरिका के साथ पार्टनरशिप मेंटेन करता है, तो रसिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी रखता है, फ्रांस के साथ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी हैं, और जापान के साथ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है, तो चाइना से भी इंडिया का बिजनेस बहुत अच्छा है। सो इस अप्रोच को कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, यानी हर इशू पर अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेना। और इसी वजह से जापान भी इंडिया को इंडो पैसिफिक में एक बड़ी और स्ट्रेटजिक की पार्टनर के रूप में देखता है। बहुत लोग इंडिया जापान के रिलेशनशिप को सिर्फ डिफेंस के एंगल से देखते हैं, या कुछ लोग उसे सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं, लेकिन असली स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया और जापान की इकोनॉमी में नहीं है, इन दोनों की कॉपरेशन में, स्ट्रेटजी में है। जापान इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है, चाहे दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट याद रहा हो आपको, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन की बात हो, सप्लाई चेन की रेजिलियंस की बात हो, ये सब मिला के दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा क्लोज लाते हैं। और ग्लोबल कंपनी की जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी क्या है कि पिछले कुछ टाइम से हर देश का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ गया है, तो सारी कंट्रीज जो दुनिया के सारे देश हैं वो सारे के सारे अपने जो सप्लाई चेन है उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और इंडिया उस प्रोसेस का मेजर बेनिफिशियरी बनने की कोशिश कर रहा है। यानी ये पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर इंडस्ट्रीज तक पहुंच चुकी है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई बार किसी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस उसके वर्ड से नहीं, उसके टाइमिंग से होती है। जब दो मेजर कंट्री ज्वाइंटली किसी इश्यूज पे कॉमन लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं तो वो बाकी दुनिया को भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल भेजता है। इसीलिए पाकिस्तान ने इस डेवलपमेंट को लाइटली नहीं लिया, और इसीलिए चाइना को भी इंडिया जापान के पार्टनरशिप से लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जापान को अब ओपनली इंडिया के हर स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर सपोर्ट करना चाहिए? क्या अमेरिका की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी जापान और इंडिया को और करीब ला रहे हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंट स्टेटमेंट का पूरी स्टोरी से जो कनेक्शन क्या है? यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कभी कभी किसी देश की पॉलिसी उसके अलाइज को भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन ऐसा कभी कभी क्या होता है कि इंडिया और जापान का जो रिलेशनशिप है वो चाइना के रिलेशनशिप को किसी और कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली चेंज कर सकता है। रिसेंट ईयर्स में आपने नोटिस किया होगा कि फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका ने काफ़ी सारे ब्लंडर्स किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार आर्गूमेंट देते रहे हैं कि अमेरिका अपने एलाइज की सिक्योरिटी का डिस्प्रपोर्शनल बर्डन क्यों उठाए। उन्होंने नेटो मेंबर्स को ये बोल दिया कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाइए। जापान और साउथ कोरिया को भी बोल दिया कि अपनी अपनी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका और जापान का जो अलायंस था 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज भी उसी के थ्रू जापान को सिक्योरिटी मिलती है। उसमें कहीं ना कहीं अब यूएस हिलता हुआ, अब उसका जो व्यू है, जो उसका फाउंडेशन है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये डिस्कशन जरूर बढ़ता जा रहा है कि जापान को क्या लॉन्ग टर्म में अमेरिका के डिफेंस अम्ब्रेला के नीचे रहने में फायदा है या नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जापान को अपने पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, और इसी फील्ड को जो ट्रंप का जो ये तरीका है, इससे आपने नोटिस किया होगा कि 4-5 जो कंट्रीज हैं या 4-5 जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत तेजी से अपनी रिलेशन इंडिया के साथ बढ़ाना शुरू करती है। जैसे कि यूरोप में जर्मनी की बात कर ले, फ्रांस की बात कर ले, वो दोनों इंडिया के साथ बहुत क्लोज आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका का डिफेंस जो अम्ब्रेला वो खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ आप इजराइल की बात करते हैं, इजराइल भी भारत के बहुत करीब आ रहा है क्योंकि पता है कि अमेरिका का जो पहले वाला वो जो पावर का अम्ब्रेला था वो खत्म हो रहा है। और तीसरी उसी लिस्ट में शामिल होता है जापान। अब बात करते हैं कि एशिया में अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के पास ह्यूज मार्केट हो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, स्ट्रॉन्ग नेवी हो, इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, एडवांस स्पेस प्रोग्राम हो और ग्लोबल साउथ में क्रेडिबिलिटी हो, तो नेचुरली उसकी जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। यानी इंडिया के साथ चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये सारे के सारे, चाहे इजराइल हो, ये सारे के सारे इसके क्लोज आने की कोशिश करेंगे। और जापान के लिए इंडिया सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। इसलिए आज दोनों कंट्रीज सेमीकंडक्टर हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, सप्लाई चेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे मेजर सेक्टर्स में अपनी कॉर्पोरेशन बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे के से पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। और आप एक बात नोटिस करेंगे, अगले 20 से 30 सालों में जो एशिया का पावर बैलेंस होगा वो इंडिया और जापान के रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है।
अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान इतना कंसर्न क्यों दिखा रहा है। देखिए, हर कंट्री चाहती है कि उसका इंटरनेशनल इमेज पॉजिटिव रहे। जब किसी कंट्रीज के साथ उसका ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है और उसी कंट्रीज की बार बार बात होती है, जब हर कोई देश उसके टेररिज्म पे बात करने लगे तो पाकिस्तान का कंसर्न होना लाजमी है। लेकिन इसका एक लार्जर पिक्चर भी है। आज दुनिया सिर्फ मिलिट्री अलायंस से नहीं चलती, इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गई, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन और डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, ये सब क्वालिटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस एरिया में इंडिया पिछले कुछ सालों में अपनी प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे दुनिया के किसी भी देश में कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आता है तो सबसे पहले देशों में से वहां पे हेल्प पहुंचाने वाले देशों में इंडिया होता है। और अगर किसी भी देश को कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में तो सबसे पहले पहुंचता है। इवन कुछ कंट्रीज में तो यूएन से पहले पहुंच जाता है। इससे इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी, वो बढ़ती जा रही है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इंटरेस्टिंग बैलेंस भी मेंटेन करती है। अमेरिका के साथ उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसके साथ साथ रशिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन भी रखता है, और फ्रांस के साथ उसके एडवांस मिलिट्री प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो राफेल लेना हो चाहे जो भी हो। उसके साथ वो जापान से अपने कंट्री में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मिला, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेल हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो। और यूरोप के साथ उसके ट्रेड हो रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ के साथ भी इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस बना हुआ है। चाइना के साथ भी इंडिया ट्रेड करता है, तो इंडिया यूरोप के साथ भी ट्रेड करता है, अमेरिका के साथ ट्रेड करता है। यानी कि इंडिया जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड से अपने हिसाब से, या कह लो सबके साथ एक बैलेंस पावर मेंटेन कर रहा है। इससे क्या है कि भारत किसी एक कैंप में न जाके हर मेजर पावर के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन मेंटेन कर रहा है। और इसी से इंडिया की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, वो बढ़ती जा रही है। अब अगला सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का प्रोटेस्ट एक डिप्लोमेटिक इवेंट था? इसका जवाब पार्शियली हाँ, लेकिन क्या ये एशिया के बदलते हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप का भी सिग्नल है? तो इसका जवाब है हाँ। एक बात तो जरूर क्लियर है कि इंडिया जापान के पार्टनरशिप आज इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सप्लाई चेन से लेके इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से पार्टनरशिप पे पाकिस्तान ही नहीं, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया की नज़र लगी हुई है। आने वाले टाइम में इस पे बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि इंडिया जापान का जो रिलेशनशिप है वो अगले 10 सालों में शायद अमेरिका और इजराइल जैसा रिलेशनशिप बनने को तैयार हो जाए। इसके बारे में भाई आगे बहुत सारी अपडेट्स आएंगी। जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये है वीडियो का अंत। जय हिंद।